बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर लें, जिन लोगों का माइक म्यूट नहीं है। ये मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, आप माइक म्यूट कर लें। बेटा जी, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको ओमनीपोटेंट व्यू कहते हैं, उसके मुताबिक जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है या फेलियर है, उसमें जो मैनेजर हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और फेलियर। किसी इदारे की सक्सेस और फेलियर के जिम्मेदार उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं। ये ओमनीपोटेंट व्यू है जो आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जहां तक दूसरे व्यू का ताल्लुक है, उसको कहते हैं द सिंबॉलिक व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, द मच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेस और फेलियर इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस आउटसाइड मैनेजर्स कंट्रोल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहला जो दी ओमनीपोटेंट व्यू है, ओमनीपोटेंट व्यू के मुताबिक किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर उसके मैनेजर्स के साथ उसका डायरेक्टली लिंक होता है और मैनेजर उसके डायरेक्टली रादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Whereas according to the symbolic view, managers are not directly responsible, but there are certainly factors which are out of the control of these managers. ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं, जिनके ऊपर मैनेजर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो उनको हम कहते हैं कि ऐसा व्यू को कहते हैं द सिंबॉलिक व्यू। अब जो हकीकत है, जो इस वक्त रियलिटी ऑफ टुडेज ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट है, वो ये सजेस्ट करता है कि जो किसी इदारे की सक्सेस है या फेलियर है, वो ना ही मुकम्मल तौर पर मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है, उसके जिम्मेदार होते हैं, और ना ही मुकम्मल तौर पे इन्वायरमेंट पे छोड़ा जा सकता है कि इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। बल्कि ये दोनों चीजें मिला के जिम्मेदार हो सकती हैं। किसी इदारे की सक्सेस और फेलियर के अंदर जो मैनेजर्स हैं उनका किरदार भी बड़ा कलीदी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल ऑफ दी मैनेजर्स। एट द सेम टाइम जो इन्वायरमेंट है वो भी रोल प्ले करता है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, वो उसकी कौन कौन सी डायमेंशंस हो सकती हैं और कैसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो सकता है। अब इससे पहले कि आपको ये डायमेंशंस और कल्चर की टाइप्स बताई जाएं, इसकी वैरायटीज बताई जाएं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपके सामने जो इस वक्त स्क्रीन पे आ रही है डेफिनेशन, जैसा कि जनरल एक डेफिनेशन होती है कल्चर की, उसके अंदर वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, बिलीव्स होते हैं। वहां पे रहने वाले, किसी सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के जो वैल्यूज नॉर्म्स होते हैं उनको कल्चर कहा जाता है। इसी तरह किसी इदारे के अंदर जो लोग होते हैं उनकी जो द शेयर्ड वैल्यूज, प्रिंसिपल, ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द वे ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एक्ट, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मैं रिपीट कर देता हूं, शेयर्ड वैल्यूज,
principles, traditions, and ways of doing things that influence the way organizational members act. वो वैल्यूज, वो प्रिंसिपल, वो रिवायात, वो ट्रेडिशंस जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस करें, मुतासर करें, उनको हम कहते हैं कि वो ये सारी चीजें मिल कंबाइन होके मिला के ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहलाती हैं। अब आपके सामने आपको 7 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट वन इज अटेंशन टू डिटेल, आउटकम ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन, और साथ ही आपको नजर आ रहा होगा टीम ओरिएंटेशन, अग्रेसिवनेस, स्टेबिलिटी, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की डायमेंशन और टाइप्स है मुख्तलिफ। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन पीपल ओरिएंटेड होती है, वो लोगों पे फोकस करती है, और कहीं पे आपको मिलेगी आउटकम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होगा। वो सिर्फ काम पे देखते हैं कि काम पे उनका फोकस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं, इनको हम आगे डिटेल से देखेंगे। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कुछ सोसाइटीज अपने कल्चर के साथ बड़े मजबूती के साथ जुड़ी होती हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग भी होते हैं जो, जाहिर बात है कल्चर जो है वो आपका लोगों से बनता है इदारों के अंदर। तो जिस तरह मुआशरे के अंदर लोग अपने कल्चर और वैल्यूज के साथ स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी कल्चर और वैल्यूज और प्रिंसिपल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उनका कल्चर स्ट्रांग होता है, और कुछ अदारे होते हैं जहाँ पे लोग नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और जो कल्चर की डेफिनेशन के अंदर डायमेंशंस आई हैं, एलिमेंट्स आए हैं, उनके साथ वो स्ट्रांगली अटैच नहीं होते, तो वहां उनका कल्चर वीक होता है। अब आपकी जो लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे वो स्ट्रांग कल्चर है, राइट साइड पे वीक कल्चर है। दोनों का कंपैरिजन दिया गया है। स्ट्रांग कल्चर के अंदर वैल्यू वाइडली शेयर्ड होती हैं, वीक कल्चर के अंदर वैल्यूज लिमिटेड टू फ्यू पीपल, यूजुअली टॉप मैनेजमेंट। द वैल्यूज इन वीक cultured organizations are not equally shared within the organization with all employees. That is the main reason. Number 2, culture conveys consistent messages about what's important. Whereas on the other hand, culture sends contradictory messages about what is important. In some organizations, culture is consistent and the people are strongly attached, and there is a strong message which is conveyed to the people in that organization. Whereas दिलावर बट म्यूट करें अपने आप को, दिलावर। हाँ जी। दूसरा बच्चों, आपके सामने जो पॉइंट है, सॉरी तीसरा, मोस्ट एम्प्लॉइज कैन टेल स्टोरीज अबाउट कंपनीज हिस्ट्री और हीरोज। जहां पे कल्चर स्ट्रांग होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां पे लोगों की फीलिंग उस कल्चर के बारे में बड़ी स्ट्रांग होती है, वो अपने कल्चर से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टोरीज लोगों को सुनाते हैं। जबकि जहां वीक कल्चर होता है, एम्प्लॉइज हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द कंपनी हिस्ट्री और स्टोरीज और हीरोज और सच, इस तरह की बातों का हमको कोई खास पता नहीं होता जहां पे वीक कल्चर होता है। नो, फोर्थ वन, कल्चर where the employees strongly
strongly identify with culture. Employees have little identification with culture, where the people in any organization are strongly attached with the organization principles, values, and they have a strong affiliation with the organization. वहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी वाज़ होती है। जहाँ पे लोगों की कल्चर के साथ अटैचमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल के साथ अटैचमेंट नहीं होती, वहां पे कल्चरल आइडेंटिफिकेशन वीक होती है, तो नतीजतन वीक कल्चर प्रमोट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। द पीपल ऑफ स्ट्रॉन्ग कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज have a strong connection between values and the behaviors. Whatever the values of organization are, the behavior of the employees is consistent with those values. Whereas in weak culture organization, there is a little connection between shared values and behavior. मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग वैल्यूज के साथ जुड़े होते हैं और वहाँ पे बिहेवियर जो होता है वो वैल्यूज के साथ अटैच होता है, और whereas जहाँ वीक कल्चर होता है वहाँ लोग वैल्यूज के साथ जुड़े नहीं होते और उनका बिहेवियर के साथ ताल्लुक नहीं होता। आप अपने मुल्क का, अपनी किसी इदारे का मिसाल ले सकते हैं, किसी इदारे की, लाहौर की, फैसलाबाद के, कराची के, वहाँ पे इदारों का अदारा कैसा है, क्या लोग वहाँ वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। Now we have the source of culture. Excuse me sir. जी बोलें। सर माफ कीजिएगा, आदिल के मैसेज आ रहे थे कि वो ऐड नहीं हो रहा, सर से कहिएगा उसे ऐड कर ले। मैं आपको भी बेटा रिमूव कर दूंगा, ठीक है? सॉरी सर। हाँ चुप करें, आप मेरे से लेक्चर के बाद बात करें। ओके सर। Now we are discussing sources of culture. The first one is फाउंडर एंड हिस्ट्री। बेटा जो फाउंडर होता है किसी इदारे का, वो अपनी वैल्यूज, अपनी ट्रेडिशंस, अपने प्रिंसिपल्स और जो इदारा एक हिस्ट्री कैरी करके आ रहा होता है, तो कल्चर उससे बनता है, वो उसका कल्चर के ऊपर बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है। और कल्चर कंटिन्यू कैसे रहता है, और फिर हाउ एम्प्लॉइज लर्न कल्चर, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इनका आपको पता होना बड़ा जरूरी है। इन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जब बेटा कोई फाउंडर हो, उसकी वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और हिस्ट्री इदारे की मौजूद हो और वो कन्वे भी की जाती रही, मतलब वो कंटिन्यू रहे, कंसिस्टेंटली उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, लोगों को कम्युनिकेट की जाती रहे, तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इस तरह कंटिन्यू कर सकता है। और अगर लोगों का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ कंसिस्टेंट ना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कंटिन्यू नहीं रह सकता। नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन है हाउ एम्प्लॉइज लर्न कल्चर। तो उसके लिए आपके नीचे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरीज, ऑर्गेनाइजेशन के रिचुअल्स, सिंबल्स और लैंग्वेज ये नए आने वाले एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करें क्लियरली विदाउट एनी एम्बिग्विटी, तो ये कंटिन्यू रहता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और अगर ऐसी स्टोरीज ना हो, जैसा अभी आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ स्टोरीज, रिचुअल, सिंबल, लैंग्वेज मौजूद होती है और लोगों को के पास उसके बारे में नॉलेज होता है। जबकि जो वीक कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता और दे हैव अ लिटिल नॉलेज, और इस वजह से वक्त के साथ साथ वो कल्चर जो है ना आगे सिखाया जाता है और ना वो कंटिन्यू रह सकता है।
Now we are going to discuss that what are the ethical issues related to culture and creating an innovation culture, how organizations can create innovative culture in their organization. It's a big challenge. पहले एथिकल इश्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं, बेटा जैसे सोसाइटी के अंदर लोग अगर कल्चर वैल्यूज को, प्रिंसिपल्स को, नॉर्म्स को, बिलीफ्स को वायलेट करते हैं तो हम वो अनएथिकल बिहेवियर होता है। इसी तरह इदारों के अंदर जब लोग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को फॉलो नहीं करते या उसको वायलेट करते हैं तो उसको कहते हैं अनएथिकल बिहेवियर। और अगर हम उसके कॉन्ट्रेरी, अगर किसी इदारे के अंदर लोग कन्फर्मिटी शो करते हैं, मैंने वर्ड यूज किया है कन्फर्मिटी, मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स को अपना लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो उसको कहते हैं हम कि ये एथिकल बिहेवियर है। अब एथिकल कल्चर क्या है? ऐसा कल्चर जो एथिकल वैल्यूज, एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल नॉर्म्स के ऊपर हो। मिसाल के तौर पे आपके और आप एक मुस्लिम कंट्री में काम करते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो यूरोप के अंदर तो वो ड्रेस कोड फीमेल के लिए कह सकती है कि शॉर्ट्स हों वगैरह हों, टाइट्स हों, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे ये कल्चर है भी, तो यहाँ पे वो ये कल्चर कंटिन्यू नहीं कर सकते, यहाँ पे उनको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कल्चर वैल्यू जो है वो उनको एथिकल ड्रेस कोड लाना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट, क्रिएटिंग एन इनोवेशन कल्चर, challenging and involvement, trust and openness, idea time, playfulness, humor, conflict resolution, debates, risk taking। ये बेटा सारी इंडिकेटर्स हैं, डायमेंशंस हैं किसकी? इनोवेटिव कल्चर की। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेटिव कल्चर होगा वहाँ ओपननेस होगी, वहाँ न्यू आइडिया जनरेशन होगी, वहाँ पे ह्यूमर होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म होगा, वहाँ पे डिबेट होगी, वहाँ पे रिस्क टेकिंग होगी। जिस अदारे के अंदर ये सारे फैक्टर मौजूद हों उस अदारे का कल्चर होता है इनोवेटिव कल्चर, या उसको कहते हैं इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इशू ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही हैं, पहला बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन का इशू मैं रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल कल्चर प्रमोट किया जाए, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन कल्चर कैसे लाया जाए, और तीसरा है कि कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर कैसा लाया जाए। मिसाल के तौर पे कस्टमर कोई कंप्लेंट करता है या कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने आता है, तो आपके सिस्टम को, आपके एम्प्लॉयज को उसको क्विक रिस्पॉन्स देना चाहिए और क्वालिटी सर्विस देनी चाहिए, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको ऑनर करें कस्टमर को। Now, last and very important point of today's lecture, spirituality and organizational culture. Is there any link between spirituality and organizational culture? According to the books and literature available on this particular topic, we are going to discuss spirituality and organizational culture based on these 5 points. Number 1, strong sense of purpose. जहां पे बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम किया जा रहा है, अगर उसकी सेंस, उसकी अवेयरनेस, उसकी इंटेंसिटी ऑफ द अवेयरनेस स्ट्रांग होगी, लोगों को जो वो काम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा, तो और उसको वो वैल्यू करेंगे, तो it means there is a strong link between spirituality and organizational culture. Focus on individual development. Organization, if it is focusing on individual development rather than focusing on just outcome, मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया है, जो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, कि इदारों के अंदर आउटकम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है या पीपल ओरिएंटेड कल्चर होता है।
तो जहाँ पे पीपल ओरिएंटेड कल्चर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी. एज अ रिजल्ट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. इफ देयर इज अ ट्रस्ट एंड ओपननेस, अगेन आपको बताया है कि ये बड़ा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अपने एम्प्लॉयज के ऊपर वो ट्रस्ट करे, उनको ओपननेस दे, फ्रीडम दे टू टॉक एंड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इन पॉलिसी मेकिंग, इन गिविंग आइडियाज. Then we have employee empowerment, again giving them power to participate, empowering them by sharing authority. Last one is toleration of employees expression. If they are willing to express themselves, the organizational culture should allow them. So in this way uh, a, there is a connection, or there is a chance of creating spirituality and link between spirituality and organizational culture. That was our today's lecture. Now if you have any question, you are more than welcome to ask.